नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में आज हम यूनिट 3 से नेचर एंड थियरीज ऑफ लर्निंग अधिगम का स्वरूप एवं सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अधिगम की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम अधिगम का अर्थ और स्वरूप समझते हुए अधिगम किस प्रकार होता है, इससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सामान्य अर्थ में यदि हम अधिगम या सीखना या लर्निंग को समझें तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सभी तरीके के व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम सीखना या अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन कई बार थकान के कारण या बीमार होने पर दवा खाने से या परिपक्वता या मैच्योरेशन के कारण भी होता है। जब हम बीमार होते हैं या हमें थकान होती है या जब बच्चे में परिपक्वता आती है तो भी व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, परंतु इन परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं कहते। तो मनोविज्ञान में अधिगम या सीखने से तात्पर्य उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो कि अभ्यास या प्रैक्टिस और अनुभव या एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन व्यवहार में जो कि अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं उन्हें हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जा सकता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को वातावरण में समायोजन करने का होता है। तो वातावरण में समायोजित होने के लिए जब आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है जो कि अभ्यास और अनुभव से आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम को परिभाषित करते हुए मॉर्गन व किंग तथा स्कॉपलर ने बताया कि अभ्यास अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा हमने अभी बात की कि वे परिवर्तन जो कि आपके व्यवहार में होते हैं और जो परिवर्तन है वह अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं, ना कि दवा खाने से या बीमारी के कारण। तो वही परिवर्तन जो कि स्थायी होते हैं उन्हें हम अधिगम या सीखना कहते हैं। अब हम अधिगम के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ये देखा कि अधिगम को परिभाषित करते हुए मॉर्गन और किंग ने जो डेफिनेशन दी या जो परिभाषा दी और अधिगम की जो मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं उसके आधार पर अधिगम के स्वरूप में कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? अधिगम। परंतु यह भी हमने बताया कि ये जो परिवर्तन है वह अनुभव से ही प्राप्त होने चाहिए। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है और यह परिवर्तन अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है, जैसे कि साइकिल चलाना, स्वेटर बुनना, कंप्यूटर चलाना आदि व्यवहार के अच्छे परिवर्तन के उदाहरण हैं। परंतु चोरी करना, झूठ बोलना आदि व्यवहार में बुरे परिवर्तन के उदाहरण हैं।
तो सीखने में व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। The change in behavior occurs as a function of practice and or experience. व्यक्ति के व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि परिवर्तन कई बार थकान और परिपक्वता के कारण भी आते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता। उन्हीं परिवर्तनों को सीखना कहा जाएगा जो अभ्यास या अनुभूति के द्वारा होंगे। तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देयर इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। सीखने में व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वह अपेक्षाकृत स्थायी रूप से बना होता है। जैसे जो व्यक्ति टाइप करना सीख लेता है वह उसे तुरंत भूल नहीं जाता, बल्कि उसे काफ़ी दिनों तक जो टाइप करना है वो याद रहता है, ताकि वो भविष्य में भी उसे ठीक ढंग से समायोजन कर सके। तो जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं वे परिवर्तन जो हैं वे आपके व्यवहार में रहते हैं और जैसे ही आप उसका अभ्यास करते हैं वे आपको पुनः याद आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने अधिगम की परिभाषा और अधिगम का जो स्वरूप है जिसमें जो उसके मुख्य तथ्य हैं उनका अध्ययन किया।